हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉगयान चैनल पर। सीआरपीसी की सेकंड क्लास है ये। पहली क्लास आप लोगों ने कल देख ली होगी। आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया वो अच्छा लगा। और आज हम लोग सेकंड क्लास में धारा 2 से बात करेंगे। धारा 1 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। धारा 1 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। धारा 1 के 3 पार्ट थे, वो भी पढ़ लिए थे। धारा 2 सेक्शन 2 में जो अधिकतर एक्ट में होता है वही इस एक्ट में है। सेक्शन 2 किस बारे में बात करता है? डेफिनेशन के बारे में बात करता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो डेफिनेशन दी गई हैं उनके बारे में बात करता है। ठीक है, तो धारा 2 में सबसे पहली चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे, सो जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो है डेफिनेशन के जो सेक्शन है उनको याद करना। जो डेफिनेशन में सब सेक्शन है उनको याद करना। तो जो जमानती और अजमानती अपराध की जो परिभाषा दी गई है वो दोनों ही किसमें दी गई हैं? जमानती अपराध की परिभाषा भी और अजमानती अपराध की परिभाषा भी दोनों ही किसमें दी गई? 2 का में दी गई। किसमें दी गई हैं? 2 का में। इसमें जमानती अपराध भी बताया गया है और अजमानती अपराध भी बताया गया है। अभी हम लोग ये देखेंगे विस्तार से कि क्या जमानती अपराध होता है, क्या अजमानती अपराध होता है, संज्ञेय अपराध क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। पहले सेक्शन याद कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा, आरोप बताया गया है। आरोप किस सेक्शन में बताया गया है? आपका आरोप बताया गया आपको सेक्शन 2B में है। हिंदी में याद करना है तो 2 का और 2 खा। ठीक है, दोनों याद कर लीजिएगा। और इंग्लिश में याद करना तो इस तरफ से याद कर लीजिएगा। आरोप किस में बताया गया? आरोप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। चार्ज किस में बताया गया है? सेक्शन 2B में बताया गया है। संज्ञेय अपराध 2C में बताया गया है। संज्ञेय अपराध 2C में बताया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस किस में बताया गया? 2C में बताया गया। अब जब आप संज्ञेय अपराध याद कर रहे हैं तो उसके साथ असंज्ञेय अपराध भी याद कर लीजिए। असंज्ञेय अपराध 2L में बताया गया। ये L होना चाहिए यहाँ पर। क्या है? L। 2L में बताया गया असंज्ञेय अपराध। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस 2C में बताया गया है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो किस में बताए गए हैं? वो बताए गए हैं 2L में। इसको याद रखिएगा। हिंदी में 2 ठा। हालांकि मैं हिंदी मीडियम वालों को भी रिकमेंड यही करूँगा कि आप भी इंग्लिश में ही याद कीजिएगा, तभी ज़्यादा अच्छे से याद हो पाएगा। ठीक है, परिवाद, कंप्लेन, इसको परिवाद लिखेंगे यहाँ पर। परिवाद किस में बताया गया है? यहाँ पे सही से टाइप नहीं हुआ है। परिवाद 2D में बताया गया है। परिवाद किस में बताया गया है? 2D में बताया गया है, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंप्लेन। इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। इसमें जो परिवाद है एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। क्या एक्सप्लेनेशन है हम लोग आगे देखेंगे। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट किस में बताया गया है? 2E में बताया गया है कि हाई कोर्ट से क्या अभिप्रेत है, हाई कोर्ट से क्या मतलब है, 2E में बताया गया है। भारत की परिभाषा 2F में बताई गई है। इंडिया की परिभाषा किस में बताई गई है? 2F में बताई गई है। जांच, जांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंक्वायरी। कंफ्यूज नहीं होना है। इन्वेस्टिगेशन अलग है, इन्वेस्टिगेशन 2H में बताया गया है। और जांच जो इंक्वायरी है वो 2G में बताई गई है। 2G में बताई गई है। ठीक है, न्यायिक कार्रवाई प्रोसीडिंग 2I में बताई गई। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या तो मिलाने के लिए आएगा या सेक्शन ही आपसे पूछेंगे कि कौन सा सेक्शन है। ठीक है, अपराध किस में बताया गया? अपराध बताया गया है 2N में। अपराध, अपराध किस में बताया गया? 2N में। याद रखिएगा। अपराध ऑफेंस, ऑफेंस बताया गया है 2N में। प्लीडर 2Q में। 2Q में क्या बताया गया है? प्लीडर। 2Q में बताया गया है प्लीडर कौन होता है? प्लीडर। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट किस में बताई गई है? 2R में। पुलिस रिपोर्ट 2R में। पुलिस स्टेशन 2S में। पुलिस स्टेशन किस में बताया गया है? 2S में। ठीक है, अभियोजक, अभियोजक किस में बताया गया है? 2V में। अभियोजक, प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर किस में बताया गया है? प्रोसिक्यूटर किस में बताया गया? आप एक बार बताइए कि अभियोजक किस में बताया गया? तो जो लोक अभियोजक है वो किस में बताया गया है? 2U में। ये 2V नहीं होगा, 2U होगा। 2B में तो सब डिवीजन बताया गया। तो ये क्या होगा? यहाँ पे सही कर लीजिए इसको, एक सेकंड, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर अभियोजक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो किस में बताया गया है? 2U में। ये B की जगह कर लीजिएगा U। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग संभाल लीजिएगा। हिंदी में पा ही रहेगा। हिंदी में 2 पा है, 2 पा है, वही लिखा रहेगा। और इंग्लिश में आप लोग सही कर लीजिएगा, 2U कर लीजिएगा इसको। ठीक है,
2B में सब डिवीज़न है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, बीच में मैंने कुछ सेक्शन छोड़ दिए हैं, ठीक है, कुछ सब सेक्शन छोड़ दिए हैं। समन मामला 2W में बताया गया है। समन मामला क्या होता है? समन केस 2W में बताया गया है समन केस, और पीड़ित की परिभाषा दी गई है WA में, इसको संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पीड़ित की जो परिभाषा है वो 2008 में संशोधन करके जोड़ी गई थी। किसमें संशोधन करके? 2008 में संशोधन करके। और 2008 का जो संशोधन है वो कब से लागू हुआ था, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि कल ही वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। देखते हैं कितना आपको याद रहता है, ठीक है। तो 2008 में संशोधन करके पीड़ित की परिभाषा, विक्टिम की परिभाषा जोड़ी गई थी। समन मामला 2W में, और वारंट मामला किसमें? 2X में बताया गया है। वारंट मामला 2X में बताया गया है, वारंट मामला, ठीक है। 2 माह 2 माह जो है उसमें क्या बताया गया है? 2 माह जो है उसमें बताया गया है भारतीय दंड संहिता की परिभाषाएं। भारतीय दंड संहिता में जो शब्द परिभाषित हैं उनको यहाँ पर एज इट इज लिया जाएगा, ठीक है। ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट परिभाषा वाले सेक्शन। बाकी धारा 6, धारा 8, जब धारा 6 और 8 पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब आइए एक एक करके परिभाषाओं को देख लेते हैं। देखिए, ये परिभाषाओं के सेक्शन तो आपको सभी याद करने हैं, लेकिन एक एक करके आपको परिभाषाएं मैं समझा देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन एक और चीज़, यहाँ पे जितनी भी परिभाषाएं हैं सब समझने की ज़रूरत नहीं है, सेक्शन सबसे आते हैं, लेकिन जो जहाँ से अंदर से क्वेश्चन आता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। CRPC की धारा 2A के अनुसार जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया हो या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया हो और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होती है तो उसको इग्नोर किया कीजिए, ठीक है। बैरक साथ में रखिएगा, वहाँ से आप लोग सही से देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, जमानती अपराध से कौन सा अपराध अभिप्रेत है? जो प्रथम अनुसूची में है ना। कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची। पहली अनुसूची के फर्स्ट 5th जो सूची दी गई है उसमें बताया गया है कि कौन सा अपराध जो होता है वो जमानती होता है और कौन सा अपराध अजमानती होता है, ठीक है। तो एक तो हो गया जमानती, जो पहले ही अनुसूची के 5th जो सूची दी गई है उसमें 5th पार्ट जो है वहाँ पर बताया गया है कि ये जमानती ये अजमानती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक तो इससे पता चल जाएगा, दूसरा अगर कोई अन्य विधि लागू है, अगर कोई अन्य विधि लागू है तो उसमें अगर कोई अपराध जमानती बनाया गया तो उसे जमानती अपराध माना जाएगा, और अजमानती बनाया गया तो उसे अजमानती अपराध माना जाएगा। 2 चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ पर, ये तो हो गई ये परिभाषा जो दी गई है। जमानती अजमानती में अंतर समझ लेते हैं। जमानती अपराध ऐसे अपराध जहाँ पर जमानत एज अ राइट मांगी जाती है। कैसे मांगी जाती है? एज ए राइट। जमानत कैसे मांगी जाएगी? एज ए राइट मांगी जाएगी, ठीक है। तो जहां पर अधिकार पूर्वक जमानत मांगी जाती है वो कौन से होते हैं? वो होते हैं जमानती अपराध। और जहां पर अगर कोर्ट के डिस्क्रिशन पावर पे है जमानत दी जाए या ना दी जाए, वो कौन से होते हैं? वो अजमानती अपराध होते हैं। ऐसा नहीं है कि अजमानती अपराध में अगर कोई व्यक्ति जेल चला गया तो उसको जमानत मिलेगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पर अधिकार पूर्वक मांगी जाए, जहां अधिकार हो जमानत का, वो हो गए जमानती अपराध। अब इसमें 2 तरीके के अपराध हो सकते हैं, 2 तरीके के प्रोविज़न हो सकते हैं कि जमानत जो है वो आपको कौन देगा। जमानत अगर आपको पुलिस अधिकारी देगा तो उसके बारे में होगा कि हाँ पुलिस अधिकारी आपको जमानत दे सकता है। अगर कोई और अधिकारी आपको जमानत दे सकता है तो कोई और अधिकारी होगा। अगर मजिस्ट्रेट आपको जमानत दे सकता है तो मजिस्ट्रेट आपको जमानत देगा। लेकिन आपको अधिकार है, आपको अगर आप जमानत की सभी शर्तें पूरी करते हैं, जो कंडीशन दी गई है, तो आपको जमानत मिल जाएगी। मान लीजिए ये है कि अगर आप जमानत अधिकार पूर्वक मांगते हैं और वहाँ पे कहा जाता है कि आप इतनी राशि का सिक्योरिटी ले आ दिए या श्योरिटी एक पर्सन आपकी देगा तो आपको जमानत दी जाएगी, तो आपको जमानत मिल जाएगी। और अगर आपने जमानत जो है, अगर एज ए राइट आपको अवेलेबल नहीं है तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। और ये 2 जगह दिया है, एक तो CRPC में और एक अन्य किसी विधि में। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है इसके साथ ही,
मान लीजिए जिस विधि में कानून बनाया गया वहाँ पर ये उल्लेख ही नहीं किया गया कि अपराध जमानती है या नहीं है, और सीआरपीसी में तो केवल आईपीसी के अपराध उल्लेख किए गए। मान लीजिए कोई एक नया एक्ट बनाया गया, एक तरीके से मान लेते हैं, मान लीजिए साइबर क्राइम पे कोई नया एक्ट बनाया, ठीक है। अब उसमें ये उल्लेख ही नहीं किया गया कि ये जमानती अपराध है या अजमानती अपराध है, तो इसकी क्या दवा है भाई, उसमें उल्लेख किया नहीं है। और सीआरपीसी में संशोधन करके ये चीज़ बताई नहीं गई है कि अपराध जमानती है या अजमानती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्या माना जाए, उसको जमानती माना जाए या अजमानती माना जाए। तो ये प्रॉब्लम जब सामने आती है तो उसका सॉल्यूशन भी सीआरपीसी में ही दिया गया है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम सामने आती है कि कोई अपराध जमानती है या अजमानती है, वो सीआरपीसी के बाहर है, आईपीसी में तो दिया नहीं गया है ना, तो आईपीसी के तो बाहर है, और सीआरपीसी में इसका प्रोविज़न नहीं है क्योंकि ये आईपीसी का अपराध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में ये देखा जाएगा कि अगर अपराध जो है वो 3 वर्ष, कितना, 3 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा का है, मतलब उसमें जो सज़ा दी गई है वो 3 वर्ष से अधिक दी जा सकती है, तो वो कैसा हो जाएगा, उसको माना जाएगा अजमानती है। और अगर 3 वर्ष से कम के कारावास की सज़ा है या केवल जुर्माने से दंडनीय है, 3 वर्ष से कम का कारावास है या केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या माना जाएगा, जमानती है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपको सीआरपीसी की फर्स्ट अनुसूची के लास्ट में आके मिल जाएगा। तो जमानती अजमानती के संबंध में मुझे लगता है कि आपको पर्याप्त चीज़ें आपने जान ली हैं, इतने से आपका काम चल जाना चाहिए। और जमानती अजमानती की जो परिभाषा है वो 2A में दी गई है, हम आपको याद बता चुके हैं। और जमानती अनजमानती की जो सूची दी गई वो अनुसूची 1 में छठा पार्ट दिया गया है। ठीक है, अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो आपको पढ़ाते हैं, सीआरपीसी के संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया। सीआरपीसी की 2C में क्या बताया गया, संज्ञेय अपराध। देखिए एक चीज़ और है, बीच में रह गई 2B धारा, 2B धारा रह गई। 2B में आपको क्या पढ़ाया था हमने, चार्ज पढ़ाया था। तो चार्ज के बारे में क्या, चार्ज को डिफाइन नहीं किया गया, बल्कि चार्ज को केवल ये बताया गया है कि कई जो चार्ज की जो परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया कि जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो आरोप का कोई भी शीर्ष सम्मिलित है, वो जो कोई भी शीर्ष है वो आरोप होगा, वो चार्ज होगा। अब हम आपको यहाँ पे ये बता देते हैं कि चार्ज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। चार्ज का मुख्य उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति को प्रतिरक्षा का जो अवसर है वो पर्याप्त रूप से मिल पाए, इसके लिए बताया जाता है कि उसका विचारण किस कारण से हो रहा है और उस पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। तो जो जितने भी आरोप लगाए गए हैं उसमें से कोई भी एक आरोप, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पे 4 आरोप लगे हैं कि चोरी करते पे उसने तोड़ फोड़ भी की है, चोरी करते पे उसने ट्रेसपास भी किया है, चोरी करते पे उसने छेड़छाड़ भी की, कई आरोप लगे हुए हैं। तो उसमें से चारों आरोप में से हर एक आरोप जो होगा वो चार्ज की डेफिनेशन में अंतर्गत आएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सीधा सा ये बता देता हूँ कि चार्ज जो है उसका उद्देश्य क्या है। चार्ज का उद्देश्य बस इतना है कि जो व्यक्ति है जिसका विचारण होने जा रहा है उसको ये पता चल जाए कि उसका विचारण क्यों हो रहा है, और वो जब उसको ये पता चल जाएगा कि उसका विचारण किस कारण से हो रहा है, उसके ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं, तो वो अपनी प्रतिरक्षा अच्छे से कर सकेगा। 2B परिभाषा जो आपकी है वो ये है। ठीक है, अब तीसरी परिभाषा 2C पे आ जाते हैं। 2C में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है, संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जहां पर वारंट के बिना गिरफ्तारी हो सकती है ना। या तो सीआरपीसी में कोई मामला है, आईपीसी का कोई आरोप लगा हुआ है तो वहाँ पर, या अन्य कोई किसी विधि में है जहाँ वारंट के बिना गिरफ्तारी हो सकती है, वो कैसा हो गया, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। कैसा हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। और जहाँ पर वारंट के बिना गिरफ्तारी हो सकती है वो कॉग्निजेबल, और जहाँ वारंट की जरूरत पड़ेगी वो नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, 2C में बताया गया है कि संज्ञेय अपराध कौन से अपराध है जहां वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आप ये मानिए कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध की जो परिभाषा दी गई है, जो परिभाषा का
रीजन है मेन देने का वो ये है कि अपराध की गंभीरता के अनुसार कार्रवाई की जाए। अगर अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा रहा है तो तो असंज्ञेय अपराध, और अगर वारंट के साथ गिरफ्तार किया जा रहा है तो असंज्ञेय अपराध, और वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा रहा है तो संज्ञेय अपराध होगा। ठीक है, तो अपराध की गंभीरता के अनुसार संज्ञेय और असंज्ञेय में वितरण किया गया है। अब संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अंतर क्या हो जाता है कि इसमें तो एक तो पहला अंतर तो ये हो गया कि इसमें बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं और उसमें वारंट से गिरफ्तार हो सकते हैं। संज्ञेय अपराध जो होता है उसको घटित होने की जैसे ही सूचना पुलिस ऑफिसर को मिलेगी वो इस पर कार्रवाई करेगा और संज्ञेय अपराध के मामले में जांच करना शुरू कर देगा। जबकि असंज्ञेय अपराध की दिशा में जो कंप्लेन है जो रजिस्टर कराई जाती है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष रजिस्टर कराई जाती है और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी असंज्ञेय मामले में कार्रवाई करना, अन्वेषण करना प्रारंभ नहीं कर सकता। तो दूसरा तो ये मेन अंतर ये हो गया। ठीक है, संज्ञेय अपराध में क्या होगा, संज्ञेय अपराध में सीधा बिना वारंट के गिरफ्तारी, मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि अगर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस की पावर बढ़ जाती है और असंज्ञेय अपराध है तो मजिस्ट्रेट की पावर, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस केवल जब तक मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं मिल जाता तब तक पुलिस इसके लिए बेकार है। परिभाषाएं की जो धाराएं हैं वो आपको याद होंगी। 2C जो है वो संज्ञेय अपराध की धारा है और 2L जो है वो काय की धारा है, 2L है ना, हिंदी में 2 ठा जो है वो असंज्ञेय अपराध की धारा है। मेन अंतर क्या है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं। देखिए, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आपको याद हो जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। जमानती अजमानती हम लोगों ने पढ़ लिया, संज्ञेय असंज्ञेय हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं और समन वारंट और देख लेंगे। 3 टाइप के ऑफेंस को 3 टाइप से CRPC में बांटा गया है। ठीक है, तो संज्ञेय अपराध में विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर लेगी, विदाउट एनी परमिशन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी, और असंज्ञेय अपराध में ना तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है और ना ही विदाउट परमिशन इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकती है। अब 2D में आ जाते हैं। परवाद, कंप्लेन को परिभाषित कर दिया गया है। कंप्लेन किसके समक्ष की जाएगी, किस मामले में होगी, किस तरीके से की जाएगी, ये सब 2D में साफ साफ बताया गया है। 2 हिंदी में कहेंगे 2 में ये चीज़ साफ साफ बताया गया है। तो कंप्लेन के अनुसार क्या होगा, संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से, किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, मतलब जो व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है उसकी मंशा क्या है कि मजिस्ट्रेट इस पर कार्यवाही करे। मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक, अभी आपसे क्वेश्चन जब MCQ पूछे जाएंगे ना तो पूछा जाएगा क्या कंप्लेन मौखिक हो सकती है, तो उसका आंसर इसी लाइन में दिया गया, मौखिक या लिखित रूप से उससे किया गया अभिकथन है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो, मतलब जिसने अपराध किया है वो ज्ञात भी हो सकता है या अज्ञात में भी हो सकता है, चाहे वह ज्ञात हो या चाहे वह अज्ञात हो, अपराध किया है किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। तो ये तो हो गई आपकी बेयर एक्ट की भाषा कि क्या क्या है बेयर एक्ट में। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि सिंपल भाषा में क्या कहा गया। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध आ गया, मतलब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध हो गया, अब अपराध हो गया है तो वो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो वो जाए सीधे और FIR दर्ज कराए, संज्ञेय अपराध हुआ है FIR दर्ज होगी। अगर असंज्ञेय अपराध हुआ है तो फिर वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकता है थाने में। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि वो मजिस्ट्रेट के समक्ष जाए और या तो मौखिक रूप में या लिखित रूप में, हालांकि प्रैक्टिकल वे तो ये है कि लिखित रूप में ही होता है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें पूछा जाएगा क्या परिवाद मौखिक रूप से हो सकता है, तो परिवाद मौखिक रूप से भी हो सकता है और लिखित रूप से भी हो सकता है। परिवाद किसके समक्ष हो सकता है, तो परिवाद किसके समक्ष होगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा। ठीक है, तो वो चाहे जिसने अपराध किया है वो ज्ञात व्यक्ति हो या अज्ञात व्यक्ति हो, उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन देगा या मौखिक रूप से शिकायत दर्ज कराएगा और उसकी मंशा मजिस्ट्रेट से शिकायत दर्ज कराने की बस ये है कि मजिस्ट्रेट इस पर फर्दर कार्रवाई करें। क्या मंशा है, मजिस्ट्रेट इस पर फर्दर कार्रवाई करें। तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन, ऐसी कोई भी बात मौखिक रूप से भी जो मजिस्ट्रेट के समक्ष इस आशय से की जा रही है कि मजिस्ट्रेट उसके लिए कार्रवाई करे, तो वो क्या मानी जाएगी, वो मानी जाएगी परिवाद, वो मानी जाएगी कंप्लेन। लेकिन इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आएगी,
पुलिस रिपोर्ट हमने आपको बताया था, जो 2R में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पुलिस रिपोर्ट क्या है। तो पुलिस रिपोर्ट जो दाखिल की जाएगी वो कंप्लेन के नहीं मानी जाएगी। क्या नहीं मानी जाएगी? कंप्लेन नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो लिखित या मौखिक रूप में मजिस्ट्रेट की कार्रवाई के लिए प्रेजेंट की जा रही है वो कंप्लेन के अंतर्गत रहेगी। तो ये हो गई आपकी कंप्लेन की परिभाषा। और इसमें एक स्पष्टीकरण और दिया गया, एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अगर कोई अन्वेषण हो गया है, मतलब इन्वेस्टिगेशन हो चुका है और असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट हो रहा है, मतलब ऐसा इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था, तो पुलिस अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी वो क्या मानी जाएगी? वो कंप्लेन मानी जाएगी। और पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा रिपोर्ट दी गई वो कंप्लेन करने वाला व्यक्ति माना जाएगा, परिवादी समझा जाएगा। ठीक है, तो ये स्पष्टीकरण दिया गया है। अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो रिपोर्ट दी जा रही है, देखिए हुआ क्या कि मान लीजिए एक महिला थी जिसके खिलाफ, या एक पुरुष था जिसके खिलाफ कोई अपराध हुआ, वो गया और जाकर उसने क्या किया, उसने पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट लिखाई। पुलिस को उसने रिपोर्ट लिखाई कि हमारे साथ ये अपराध हो गया। पुलिस गई, पुलिस को लगा कि ये एफआईआर दर्ज करने लायक मामला है। पुलिस गई तो उसने क्या किया, पहले इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन में उसको पता चला कि अरे नहीं, ये मामला तो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा, ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ ही नहीं। तो क्या करेगा, पुलिस उसकी एक रिपोर्ट बनाएगी और ले जाके मजिस्ट्रेट के समक्ष रखेगी कि ये रिपोर्ट है, ये हमारे सामने मामला आया था और ये नॉन कॉग्निजेबल निकला है, इसको आप दर्ज कर लीजिए एज ए कंप्लेन। तो ऐसी स्थिति में जब पुलिस अधिकारी जाएगा, देखिए वैसे तो साफ साफ कहा गया कि जो पुलिस रिपोर्ट होगी वो कंप्लेन नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर अन्वेषण के पश्चात असंज्ञेय अपराध निकलता है और उसके बाद रिपोर्ट भेजी जाती है तो वो क्या मानी जाएगी, वो कंप्लेन मानी जाएगी, और जो कंप्लेन करने वाला व्यक्ति है वो परवादी माना जाएगा। ठीक है, तो 2D में परिभाषा वो है, वो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परवाद संज्ञेय अपराध में भी हो सकता है और असंज्ञेय अपराध में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि परवाद जो है वो केवल संज्ञेय अपराध में होगा है या केवल असंज्ञेय अपराध में होगा। संज्ञेय अपराध में भी हो सकता है, असंज्ञेय अपराध में भी हो सकता है, क्योंकि ये नहीं कहा गया है 2D में कहीं भी कि जो कार्रवाई करने के लिए बात मौखिक या लिखित रूप से रखी जाएगी मजिस्ट्रेट के समक्ष वो संज्ञेय मामले के संबंध में होने चाहिए या असंज्ञेय मामले। चूंकि कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है इसलिए मामला संज्ञेय भी हो सकता है और असंज्ञेय भी हो सकता है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बर्बाद करने के लिए धारा 2D में मामला होना चाहिए। ऑप्शन ए संज्ञेय अपराध, ऑप्शन बी असंज्ञेय अपराध, ऑप्शन सी संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी संज्ञेय भी हो सकता है और असंज्ञेय अपराध भी हो सकता है। 2D हो गई है। 2G जांच। देखिए बीच की कुछ परिभाषाएं हमने छोड़ दी, उनको केवल आपको सेक्शन याद रखने हैं। फिर आ जाइए आप सीधे जांच। जांच से क्या अभिप्रेत है, जांच कौन करता है, जांच विचारण से किस प्रकार भिन्न होती है। देखिए कुछ लोग जांच को विचारण ही समझ लेते हैं। विचारण की इंग्लिश होती है ट्रायल और जांच की इंग्लिश होती है इंक्वायरी। कुछ लोग जांच को इन्वेस्टिगेशन समझ लेते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन से किस प्रकार जांच भिन्न है ये सभी हम धारा 2G में देखेंगे। देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है धारा को डिस्कस करने में, लेकिन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अच्छे से आपका कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो। धारा 2G के अनुसार जांच से तात्पर्य विचारण से भिन्न। देखिए पहला ही पॉइंट कहता है कि जो जांच है वो विचारण से भिन्न है, ये ट्रायल नहीं है। ऐसी प्रत्येक जांच जो संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। ठीक है, विचारण को परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन जांच को परिभाषित किया गया है। एक बार बेयर एक्ट उठा लीजिए, बेयर एक्ट में एक बार देख लीजिए, जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि जो जांच है वो क्या विचारण है, तो वो विचारण नहीं है। जांच विचारण नहीं है, जांच अलग होती है और विचारण अलग होती है। ठीक है, अब जांच और विचारण में क्या अंतर अभी आगे देखेंगे। ठीक है, और जांच किसके द्वारा की जाती है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जांच किसके द्वारा की जाती है। तो जांच या तो किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी या न्यायालय द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, या किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी
या न्यायालय द्वारा की जाएगी। अब चूंकि ये विचारण से भिन्न है तो ये पहले समझ लेते हैं कि विचारण क्या है। तो विचारण क्या है, इसको जानने के लिए सीआरपीसी में विचारण की कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन विचारण एक प्रोसीजर है जिसके तहत केस सुने जाते हैं। विचारण वह प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है, जिसका उद्देश्य दोषी या निर्दोष का निर्धारण करना होता है। इसको विचारण कहते हैं। ठीक है, विचारण की कोई संविधिक परिभाषा नहीं है। विचारण की परिभाषा नॉर्मल रूप से कि विचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जो न्यायालय द्वारा की जाती है, जिसका उद्देश्य क्या है, दोषी या निर्दोष का निर्धारण करना होता है। इस प्रकार जांच और विचारण दोनों ही न्यायिक प्रक्रियाएं जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा संपन्न की जाती हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जांच विचारण नहीं है, लेकिन जांच भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है और विचारण भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो एक कॉमन क्वेश्चन ये भी बनता है सिंपल साइंस के लिए। देखिए, जितने क्वेश्चन बनेंगे वो तो इस पॉइंट से कवर हो जाएंगे। तो विचारण वास्तविकता में जांच है क्या? तो विचारण के दौरान जो कार्रवाई मजिस्ट्रेट करता है, विचारण के दौरान जो कार्रवाई मजिस्ट्रेट कर रहा है वो तो आएगी विचारण के अंतर्गत, ट्रायल का प्रोसीजर होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी कार्रवाई करता है, कोई डाटा मंगाता है, कोई रिपोर्ट मंगाता है जो विचारण से अतिरिक्त है, या कोई अन्य कार्रवाई करता है, तो वो सब किस में आएगी, वो जांच के अंतर्गत आएगी। विचारण से भिन्न कोई भी कार्रवाई अगर मजिस्ट्रेट कर रहा है या न्यायालय कर रहा है वो जांच के अंतर्गत आएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, जब कोई प्रवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट प्रवादी और अन्य गवाहों की परीक्षा करता है। इसे पूछताछ कहते हैं। पूछताछ किसे कहते हैं? जब कोई प्रवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष कब किया जाता है। तो जो मजिस्ट्रेट प्रवादी और अन्य गवाहों की परीक्षा करता है उसे क्या कहेंगे, परीक्षा कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन कभी कभार ये पूछा गया है क्वेश्चन कि मजिस्ट्रेट जो प्रवादी या अन्य गवाहों की परीक्षा करता है उस कार्रवाई को क्या कहते हैं, तो उसे पूछताछ कहते हैं या क्या कहते हैं, परीक्षा कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पूछताछ या परीक्षा कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2G में जांच को परिभाषित किया गया है। जांच हमेशा विचारण के पूर्व की जाती है। इसका उद्देश्य मामले की सत्यता का पता लगाना है। तो जांच कब की जाती है? जांच जब तक विचारण प्रारंभ नहीं हो रहा, तो मजिस्ट्रेट द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है या न्यायालय द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही वो क्या है, जांच है। ठीक है, और जांच का उद्देश्य क्या है, मामले की सत्यता का पता लगाना कि मामले में सत्य क्या। हालांकि विचारण का भी यही उद्देश्य होता है, लेकिन पूछा जाए कि जांच का क्या उद्देश्य तो आप ये बताएंगे। ठीक है, अब सीआरपीसी की धारा 2H में अन्वेषण बताया गया है कि अन्वेषण क्या होता है। अन्वेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसके अनुसार अन्वेषण जो है, अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्रवाइयाँ आती हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती हैं जिसे मजिस्ट्रेट ने इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो। ठीक है, तो अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप ये सबसे पहले समझ लीजिए कि अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य है, अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य है क्या, साक्ष्य को एकत्रित करना। क्या उद्देश्य है, साक्ष्य को एकत्रित करना। तो पहला तो यही क्वेश्चन बन गया कि अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, साक्ष्य को एकत्रित करना। अब दूसरा क्वेश्चन ये, अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है, तो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा, जो मजिस्ट्रेट या तो पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट किसी अन्य पर्सन को प्राधिकृत करे कि आप अन्वेषण कीजिए, तो उसके द्वारा। तो अन्वेषण किसके द्वारा होगा, मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुलिस अधिकारी हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, वो अन्वेषण कर सकता है पुलिस अधिकारी द्वारा या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे कौन प्राधिकृत करेगा, प्राधिकृत कौन करेगा। जैसे मान लीजिए पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत कौन करेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, मजिस्ट्रेट, या किसी अन्य पर्सन को प्राधिकृत कौन करेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, मजिस्ट्रेट। तो ये 3-4 पॉइंट है। सबसे पहले तो सेक्शन आप याद रखिएगा कि सेक्शन 2H है, सेक्शन 2H याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन का है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य क्या होता है, साक्ष्य को एकत्रित करना, एविडेंस को कलेक्ट करना। तीसरा, जो अन्वेषण है वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो या तो पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा के पूछ सकते हैं, क्या मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर
सकता है तो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। साक्ष्य एकत्रित करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट से भिन्न है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और कौन प्राधिकृत करेगा ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो ऑथराइज्ड करे ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, अन्वेषण जो है वो पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। और अन्वेषण जो है, एक क्वेश्चन और बनता है, क्या अन्वेषण एक न्यायिक कार्रवाई है? तो अन्वेषण न्यायिक कार्रवाई नहीं है। 2H के अनुसार अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है? पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना होता है और यह न्यायिक कार्रवाई नहीं है। देखिए, एक होता है ट्रायल, एक होती है इंक्वायरी और एक होता है इन्वेस्टिगेशन। ये तीनों क्या हैं? इन तीनों में ये दो जो हैं, इंक्वायरी और ट्रायल, ये हो गए जुडिशियल प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि ये तो या तो कोर्ट द्वारा किए जाएंगे या मजिस्ट्रेट या जो भी कोई न्यायिक ऑफिसर होगा, न्यायिक अधिकारी होगा, उसके द्वारा किए जाएंगे। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो गया नॉन जुडिशियल प्रोसीजर, क्योंकि ये केवल या तो पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। आपसे इंटरव्यू में, मेंस में, प्री में कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कोई पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? क्या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तो नहीं, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसमें पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन या करेक्ट कर लीजिए, क्या कोई न्यायिक अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? क्या कोई न्यायिक अधिकारी किसी भी परिस्थिति में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तो आप करेक्ट कर लीजिएगा कि कोई भी न्यायिक अधिकारी किसी भी परिस्थिति में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। क्या कोई पुलिस अधिकारी ट्रायल या इंक्वायरी कर सकता है? तो कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी कंडीशन में ट्रायल और इंक्वायरी नहीं करेगा। रीज़न क्या है? ट्रायल और इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसेस हैं जो केवल न्यायिक अधिकारी द्वारा ही कार्य की जाएंगे, और जो इन्वेस्टिगेशन आपका है वो नॉन जुडिशियल प्रोसीजर है, वो जुडिशियल ऑफिसर द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो हमारी समझ से ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा गहराई से मैं आपको इसलिए पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएं तो दोबारा आपको दिक्कत ना हो। ये केस पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है कि त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित कौन सा वाद है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि जाहिर हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? त्रुटिपूर्ण अन्वेषण, है ना, जो इन्वेस्टिगेशन है त्रुटिपूर्ण, उससे संबंधित है जाहिर हबीबुल्ला बनाम शेख का वाद। ठीक है, जाहिर हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य का वाद, ये याद रखिएगा। अब आगे की जो परिभाषाएं हैं वो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ये वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हुआ जा रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी आगे के सेक्शन तेज़ी से चलेंगे, चिंता मत कीजिएगा। परिभाषाओं पर इसलिए और जोर दे रहा हूँ कि आगे जब आप पढ़ेंगे, चाहे प्री के लिए चाहे मेंस के लिए, आपकी नींव मजबूत होती चले। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है? अगर आप हमको कमेंट में बताएंगे कि सर ज़रा तेज़ पढ़ाइए, तो मैं तेज़ भी पढ़ा सकता हूँ। आप जानते हैं कि मैं आपको पहले तेज़ पढ़ाता रहा हूँ। और अगर इसी तरीके से पढ़ना अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। और कमेंट बॉक्स में मिशन APO लिखना मत भूलिएगा। हम आपके लिए इसी तरीके के अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वीडियो जितना ज़्यादा चलेगा उतना ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की हमारी हिम्मत बढ़ती रहेगी। लॉग्यान को आप हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट कीजिएगा। जो लोग नए आए हैं वो लॉग्यान को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।